हाय बच्चों, आज हम मॉडल पेपर करने वाले मैथ्स का गाला 2023 का मॉडल पेपर नंबर 6 करने वाले बेसिक मैथ्स का। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन 1 से 24 जो है वो 1 मार्क का है। तो उसमें ट्रू और फॉल्स पहले देखने मिल रहा है। तो ट्रू और फॉल्स में पहला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 15 एंड 19। एलसीएम हम निकालते कैसे वो देखते हैं। एलसीएम ऑफ 15 एंड 19, 15 का एलसीएम निकालने के लिए हम पहले उसका फैक्टर निकालते हैं, 3 × 5 × 1। और 19 का क्या होता है, 19 × 1। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं एलसीएम में सबसे जो सब में होगा 15 में। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, 15 में जितने नंबर होंगे सब लिख देने का एलसीएम निकालते टाइम, और 19 में जितने फैक्टर निकले सब लिख देने का, लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या आंसर है, 15 × 19। अब 15 × 19 निकालना नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है 15 × 19 ही आंसर है। ठीक है ना, तो ये बात एकदम ट्रू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब वो ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, जब मैं बोलूं ग्राफ तो वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वो ग्राफ नॉर्मल एक लाइन की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है ना, वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा वाला केस भी हो सकता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है ना, तो हम हमको बोला है ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देखोगे इस केस में भी एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस केस में भी एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो बोलता है अगर ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक बात बता दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी होगा ना, ऐसा यू बनेगा, यू। अब यू आपको ऐसा भी टच करके जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर हवे में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो एक बार भी टच करके हुए जा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिर्फ एक जगह टच करे तो उसका ग्राफ यू बनेगा, और वो ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, और यहाँ लिखा इट कैन नॉट बी। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेकंड सम आपको समझ में आया। ये थोड़ा स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट में डाल ले, ये स्टैंडर्ड वाले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से लिया गया है। ठीक है ना, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया गया है एपी विद कॉमन डिफरेंस -6। तो एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस -6 है, और बोला A16 - A12 24 आना चाहिए। तो A16 - A12 उनका आंसर 24 दिखा रहा है। देखिए हम क्या आता है, हमारा क्या आता है। तो A16 की वैल्यू कितनी होती है, A + 15D। ठीक है, A12 की वैल्यू क्या होती है, A + 11D। है ना, अगर साइन अंदर लेकर जाऊं, माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। ठीक है ना, ए से ए कट गया, बचा गया 15D - 11D यानी 4D। ठीक है ना, डी की वैल्यू कितनी है, -6। तो 4 × -6 -24, और वो लोग ने बोला है +24 आना चाहिए, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो हम क्या करते हैं ना, सेक थीटा का एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाकर दिखा दूं। सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखोगे, सेक 0 डिग्री 1 देता है, 30 डिग्री दी है। ठीक है ना, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, और सेक 90 नॉट डिफाइन होता है। ठीक है। अच्छा, हमको बोला है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.414 होती है, और यहाँ पे तो 2 खुद है। तो देखो यहाँ बोला है सेक थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी ये बात गलत हो रहा है, यहाँ पे 1 से बड़ी आ रही है, और वो भी जाने दो ना, सेक 60 डिग्री ही 2 हो रहा है, तो ये तो 1 से वैसे ही बड़ा है। ठीक है ना, तो सेक थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 नहीं, 2 और 2 से बड़ी भी होती है। ठीक है ना, तो ये बात गलत है। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका है, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, टेन ए की वैल्यू साइन ए बाई कॉस होती है, कॉस ए होती है, ये बात एकदम ट्रू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है वैल्यू ऑफ मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। बोला है मीन, मीन यानी एवरेज। ठीक है ना, मीन का दूसरा नाम एवरेज भी है। ठीक है ना, तो बोला है ये एक्सट्रीम वैल्यू, जैसे कि है ना, ये अगर मान लो, अगर मेरे को मी इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं। मान लो एक नंबर है 5, 10, 15, 20,
25, ठीक है ना, ऐसा कोई नंबर है, या कुछ भी ले लो, 27 ले लो, कुछ भी ले लो। बोलता है अगर तुम एवरेज इसका निकालोगे तो एक आंसर आएगा, बराबर। और अगर एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स को अगर तुम बदलोगे ना, या तो इस एंड पॉइंट को या इस एंड पॉइंट को, इनके नंबर में छेड़खानी करोगे ना, एक्सट्रीम वैल्यू पे, एकदम एंडिंग एंडिंग वैल्यू पर अगर तुम छेड़खानी करोगे तो मीन में भी बदलाव होगा। तो ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। अगर लास्ट एंड पॉइंट को अगर आप छेड़ोगे ना तो मीन में बदलाव जरूर होगा, ठीक है ना। लिखा है 5 डिजिट इंटीजर है, ये चार ऑप्शन है अपने पास। बोलते हैं इनमें से कौन किसको मैं डिवाइड बाय 93 एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है ना। मैं आराम से 93 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर जीरो आ जाए। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब, या डिविजिबल मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग को सबसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन ए बी सी डी सबको एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं ऑप्शन, वैसे आंसर इसका ऑप्शन सी है, लेकिन हम एक बार ए से डिवाइड करते, देखो कैसे करना रहता है, ठीक है ना। तो 99999, ठीक है ना, इसको अगर मैं 93 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, 93 से अगर डिवाइड करूं तो 93 वन जा आएगा, यहाँ आ जाएगा 93, बराबर। यहाँ बच गया 6, ठीक है, यहाँ से नीचे एक 69 आया, तो 69 थोड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, तो मैं यहाँ जीरो करूंगा और यहाँ पे 9 नीचे उतार दूंगा, बराबर। और 93 इंटू, अगर मैं 6 करके देखूं तो अपना, या 7 करके देखूं तो अपना आ जाएगा आंसर, 7 जा से करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 651। यहाँ से ऑप्शन ये रिमाइंडर 8 बचा, यहाँ 4 बचा, ये बन गया 489। अगर मैं इस को अब 93 को मैं 5 से ट्राई मारूं, 93 5 जा तो आ जाएगा 465। यहाँ रिमाइंडर 5 बचा, यहाँ 24 बचा, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। फिर आप ऑप्शन सी चेक करोगे, कभी बी चेक करोगे, कभी डी चेक करोगे, बराबर। तो इसके लिए एक ही जुगाड़ है, जैसे मान लो आपने पहले से ऑप्शन ए पे ट्राई मारा, ठीक है ना, वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी है। लेकिन अगर आपने ए से डिवाइड किया, बराबर, तो अपने पास इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यानी ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी अपने पास एक्स्ट्रा छूट जा रहा है। तो एक काम करो, एक्स्ट्रा इसमें से छूटा ना, तो इतने से माइनस कर दो इसको। अगर इसमें से एक्स्ट्रा माइनस कर दोगे ना, यानी ये ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप सब ऑप्शन पे ट्राई मारो और 9975 को 93 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 999975 को एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं, करके देखते हैं। 999975 को 93 से डिवाइड करते हैं, बराबर। 93 वन जा 93, ये बन गया 69, ठीक है। तो 93 जीरो जा से ट्राई मारूंगा तो वो 7 नीचे आएगा। अब यहाँ पे 93 7 जा से करूंगा तो 93 को 7 से करूंगा तो ये आ जाएगा 651 आ जाएगा, 7 माइनस 1 6, ये 465 हो गया, बराबर। तो अगर मैं 465 को 93 से डिवाइड करूं तो 93 इंटू 5 जा, फिर 93 5 जा करूंगा तो 465 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग का पूरा आंसर जो है, ये जो 99975 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन सी है। बाकी ये एक तरीका होता है करने का। आपको नहीं समझ में आएगा तो ए बी सी डी सबको 93 से डिवाइड करो, तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। रेट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। बोलता है ऐसा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम सही होल्ड करता है, यानी सही है, ठीक है। देखो अभी इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और जीरोस निकाल के देखो दोनों आंसर कैसे आते हैं, ठीक है ना। अब एक दूसरा तरीका है, अगर अगर कभी भी आपको ये दोनों नंबर पॉजिटिव देखने मिल गए, एक सेकेंड, ये नंबर कभी भी, ये दोनों नंबर अगर आपको पॉजिटिव देखने मिल गए, ठीक है ना, तो आंसर नेगेटिव ही होगा दोनों का आंसर। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे कि अगर मान लो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, बराबर। पैटर्न कुछ वैसे ही है, आपको साइंस से मतलब है, नंबर जाने दो, ठीक है ना। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जीरो निकालूं तो आप कुछ ऐसे ही करोगे ना, कुछ ऐसा करोगे, और आगे का ग्रुप बनाओगे तो x+5 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ बनेगा x+5। तो पूरे ब्रैकेट में आपको x+5 देखने मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में x+2। तो दोनों जीरो का आप जीरो से कंपेयर, दोनों फैक्टर को आप जीरो से कंपेयर करोगे और आंसर क्या निकालोगे, पहला आंसर भी नेगेटिव आया, दूसरा आंसर भी नेगेटिव में ही आ रहा है, देखो ना। तो इसलिए बोथ जीरोज आर नेगेटिव। जब सारी चीजें प्लस में चल रही होंगी तो समझ जाना दोनों आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा y इक्वल टू px-2 पासेस थ्रू p3, 2 0.3, 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है
कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बराबर। एक लाइन है y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू, मान लो ये लाइन है y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू वाली, ये लाइन है, बराबर। y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू वाली ये लाइन है। ये कहाँ से पास हो रहा है? बोल रहा है ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट का नाम है 3,2। देखो जब भी कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होगा ना, यानी आप ये वैल्यू इसमें डाल सकते हो, वो उसके सॉल्यूशंस कहते हैं उनको, ठीक है ना, आप वैल्यू डाल सकते हो उसको। तो y की पहला पहला जो नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो नंबर है y को रिप्रेजेंट करता है। तो आप y में 2 डाल दीजिए और x की जगह 3 डाल दीजिए, ठीक है ना। -2 लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 3p, तो 4/3 इज इक्वल टू p। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। अब अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, इस इक्वेशन से कंपेयर करें, तो आपको मालूम पड़ेगा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2k+1 आएगी, और c की जो वैल्यू है -k+5 आएगी, ठीक है ना। और यहाँ क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अगर आप वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2k+1/3, और c/a की वैल्यू डालोगे तो -k+5/3। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट हो गया। 2k+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k+5। k लेफ्ट साइड गया तो माइनस हुआ, 1 राइट साइड आया तो ये भी माइनस हो गया। यहाँ पे बचा k की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। बहुत ही बच्चे का सवाल। ए एन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ए एन का फॉर्मूला है a+n-1d। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और बेसिक वाले इसको चैप्टर नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है पॉइंट a,0 0,b 1,1 आर कोलीनियर, ठीक है। कोलीनियर बोल दिया और बोला 1/a+1/b की वैल्यू ढूंढो। कोलीनियर क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है a,z 0, b की वैल्यू है 0,b, और c की वैल्यू है 1,1। अगर मैं इसका x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखूं तो इन सब का आंसर आ जाएगा a0 1 0 b 1। कोलीनियर क्या होता है, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होंगे तो उनको कोलीनियर बोलते हैं। तो अगर कभी भी कोलीनियर पॉइंट आएगा तो उसका एरिया ट्राइंगल का मतलब कभी वो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर है। x1 की वैल्यू a है, y2 माइनस y3 अगर आप डेटा में से देखोगे तो b-1 देखने मिलेगा। x2 की वैल्यू 0 है, y3 माइनस y1 डालूंगा तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। x3 आपकी वैल्यू 1 है, y1 माइनस y2 डालूंगा तो 0 माइनस b आ जाएगा, बराबर। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होते तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ए बी माइनस ए बनेगा, इतना टर्म, ठीक है। और यहाँ को इसको सॉल्व करोगे तो बाहर 0 बैठा है तो अंदर तो 0 ही आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू माइनस बी देखने मिलेगा, बराबर। यहाँ पे आ जाएगा a b-a b, ठीक है ना। अगर मॉड के उस तरफ 0 है तो आप मॉड को खोल के इक्वल टू 0 से कंपेयर कर सकते हो। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a+b आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे 1/a चाहिए, बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, ए बी को दोनों से डिवाइड कर दूंगा ना, इधर राइट साइड है इस तरफ आएगा तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपको ऐसा दिखने मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर देखना कैसे करता हूँ। 1 = a+b/ab, तो ये ए बी दोनों से डिवाइड होगा, ए से भी डिवाइड होगा और बी से भी डिवाइड होगा, बराबर।
ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ बचा 1/b प्लस 1/a। इसी की वैल्यू पूछी थी, 1/b प्लस 1/a की वैल्यू, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड वाले, बहुत इंपॉर्टेंट में तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट में डाल दे, ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 64। हमारे पास एक डेटा है, ऑब्जर्वेशन है 64, 40, 48x, 43, 48, 43 एंड 34। इनका मोड दे रखा है कितना, 43। 43 इसका मोड है। मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। ठीक है ना। तो मोड कौन होगा, 43 हो रहा होगा। 43 कितनी बार आया, एक बार आया, दो बार आया। लेकिन मोड 43 बनने के लिए, अब आप देखोगे तो आपको 48 भी दो बार देखने मिलेगा। ठीक है ना। तो मोड तो दोनों होना चाहिए, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे एक अननोन भी बैठा है। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग ने बोल दिया ना कि मोड 43 है, यानी 43 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। इसका मतलब इसको 43 बनना ही पड़ेगा, तो ही ये मोड बन पाएगा। ठीक है ना। तो अब मुझे पूछा x+3 चाहिए, तो यार x मिल गया 43। तो मुझे x+3 अगर करना है तो 43 + 3 करूंगा, 46। ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, मोड की वैल्यू जो है वो 43 दी है। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, सबसे ज्यादा रिपीट हो। लेकिन आप देखोगे यहां पर 48 जो है वो दो बार आया। ठीक है। 43 जो है वो दो बार आया। तो फिलहाल मोड तो दोनों बन सकता था, 48 भी बन सकता था, 43 भी बन सकता था। लेकिन वो लोग ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मोड क्या है, 43 है। अगर मोड 43 है इसका मतलब 43 दो से भी ज्यादा बार आया होगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार पता नहीं। तो ये जो x है वही एक अननोन नंबर, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, 43। तो यहां से हमको x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सम समझ में आया होगा। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले इसको दोनों इंपॉर्टेंट में डाल दे, स्टैंडर्ड वाले खास करके इसको इंपॉर्टेंट में डाल दिए। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडे। तो पहली बात, जनवरी में कितने डेज होते हैं पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनवरी में टोटल डेज होते हैं, जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31। ठीक है। टोटल डेज 31 होते हैं। ठीक है ना। अब इस 31 को 7 से डिवाइड कर दे। ठीक है ना। 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 4 ज़ा 28, बचा कितना, 29, 30 था, तीन बचा। अब ये जो तीन जो बचा, इसको कोई भी ले सकता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी ले सकता ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी ले सकता है। ठीक है। 4 बार तो सब लोग आएंगे, 4 बार तो सबको मौका मिला आने का। अब पांचवी बार आने के लिए अगर संडे संडे को अगर वापस पांचवी बार आना है, या मंडे को पांचवी बार आना है, तो उसको ये तीन पे हमला करना पड़ेगा। तीन आंसर है आउट ऑफ 7 लोगों में से, तो इसका आंसर 3/7 हो जाएगा। अब मैं एक और चीज बता दूं, यहां पर अगर संडे दिया हो, कि मंडे दिया हो, कि ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। आंसर वही रहने वाला है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे। स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है पी ऑफ ए इज टू पी ऑफ ए डैश, पी ऑफ ए अपॉन पी, या पी ऑफ ए इज टू पी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी दे दी है, 3:2। जब भी रेशियो में दिया रहेगा तो पी ऑफ ए को मैं 3x ले लूंगा, पी ऑफ ए डैश को मैं 2x ले लूंगा। और हम जानते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश 1 होता है, तो ये 3x प्लस 2x 1 हो गया। तो 5x कितना हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू पूछी है, पी ऑफ ए की, और पी ऑफ ए मेरा क्या है, 3x, यानी 3 × 1/5 यानी 3/5। ठीक है ना। तो इसका आंसर 3/5 होगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई वंस, यानी डाई को एक बार फेंका। डाई को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, टोटल आउटकम हम लिख लेते हैं। क्या क्या आ सकता है, एक बार डाई को फेंके तो 1 2 3 4 5
6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार आउट ऑफ 6, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये, और बोला उसका जीरोस कौन है, उसका जीरोस 5 है। तो आप क्या करने का, जीरोस क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, ये वैल्यू एक्स की है, जीरोस का मतलब ही होता है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां 5 डाल दोगे, ठीक है ना। ये जो पॉलिनोमियल है 6x, x³ - 6x² प्लस ax+10, इसमें आप 5 डाल देना। जैसे ही आप 5 डालोगे ना, तो सामने इक्वल टू 0 कर देना। जीरोस का मतलब ही होता है वो वैल्यू डालो और आंसर 0 लिख दो। तो ये हो गया 125, 25 सिक्सा करूं तो 150 हो जाएगा, +5a+10, ठीक है। ये बन जाएगा 125 माइनस 50, 150 होता है -25 +5a+10 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा, 5a की वैल्यू हो जाएगी 25 - 10, ठीक है। 25 - 10 होता है 15, तो 5a की वैल्यू 15 हो गई, तो 5a हो जाएगा 15/5, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। तो ये अपना फाइनल आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है डैश टर्म, डैश के ऊपर th, यानी यहाँ n की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो एपी दिया है 5, 12, 19 डॉट 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 डॉट, बोलते हैं कौन सा टर्म 110 है, इसमें कब 110 आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए 5 हो गया, डिफरेंस हो जाएगा 12 - 5 यानी 7, और लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए एन, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या होती है, a+n-1d = 110। ए की वैल्यू 5 है, एन पता नहीं, और डी की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 + 7n - 7 इज 110, 7n - 2 इज 110, 7n = 110 + 2 हो जाएगा, तो 7n की वैल्यू 112 हो जाएगी। तो n को अगर मैं 112 से डिवाइड कर दूं, तो 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 16। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन, नेक्स्ट सम है आंसर इन वन वर्ड। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल। हमारे पास दो सर्कल है, दोनों कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, कुछ इस तरीके से, बराबर, ठीक है। अब क्या बोला है, एक का रेडियस 40 है, ये रहा 40, और जो दूसरे का रेडियस है वो 41 है, ठीक है। इसका रेडियस 41 है, और बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है ना। बिगर सर्कल का कॉर्ड है, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल, यानी हमको एक कॉर्ड बनाना है बड़े सर्कल का, वो छोटे सर्कल का टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, तो यहाँ पे उसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी। हमको ए बी का लेंथ पूछ लिया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इस ट्राइंगल पे, तो ए ओ स्क्वायर की वैल्यू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के बराबर होती है। ए ओ स्क्वायर का मतलब हो गया 41 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, और ए एम का स्क्वायर मुझे पता नहीं है। तो 41 × 41 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1681 इक्वल टू 40 का स्क्वायर यानी 40 × 40 यानी 1600। तो 1681 में से 1600 चला गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 81, 81 आ गया ए एम स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ए एम की वैल्यू आ जाएगी 81 का रूट होता है 9, तो आपको ए एम की वैल्यू 9 मिलेगी। तो यहाँ पे ए एम की जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू आपको 9 मिल गई, ठीक है ना। और ए बी क्या होता है, ए बी यानी ये पूरा, ये पूरे को ए बी बोलूंगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, 9 का डबल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो लॉजिक तो वही है ना, ठीक है ना, उससे भी आपको 9 ही मिलेगा, यहाँ पे 9 ही मिलेगा। तो आपको उतना नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख देने का है ए बी इज 2 × AM या 2 × 9, आप डायरेक्ट 2 × 9 भी लिखोगे चल जाएगा। तो आंसर, फाइनल आंसर इसका 18 सेंटीमीटर है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 5 रुपी कॉइन। क्वेश्चन नंबर 20 में एक कॉइन है 5 रुपए का,
तो 5 रुपए का अगर आप सिक्का देखोगे ना, उसकी हाइट थोड़ी होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये जो सिक्का होता है ना, वो सिलेंडर शेप का होता है ना, सर्कल नहीं होता। ठीक है, तो बोलता है इसका एरिया निकालो। तो सिक्के का ऊपर का तो कवर बंद होता है ना, सिक्का तो ऊपर से ढका हुआ होता है, नीचे से भी ढका हुआ होता है। ठीक है ना, तो ऊपर का एरिया में आपको सर्कल दिखेगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नीचे के एरिया में भी सर्कल दिखेगा पाई आर स्क्वायर। और ये जो घुमावदार एरिया होता है, ये कर्व एरिया होता है, ये 2 पाई आर एच होता है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और ये 2 पाई आर एच मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन दोनों में आपको 2 पाई आर कॉमन दिखने मिलेगा, अंदर आ जाएगा आर प्लस एच। आप ये भी लिखकर छोड़ दोगे तो वैसे चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बाकी ये और ज्यादा करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो हमको है ना एक सर्कल दे रखा है, सर्कल। सर्कल के अंदर है ना एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, बराबर, ये कुछ ऐसा स्क्वायर है। ठीक है, बोलते हैं इस स्क्वायर का एरिया आप ढूंढ कर दो। ठीक है, तो इस स्क्वायर का अगर एरिया मैं ढूंढ लूं, क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका सर्कल का रेडियस कितना है, 21 है। देखो अभी स्क्वायर का है ना एरिया मैं बता देता हूँ, ये मान लो ये एक्स है, स्क्वायर के चारों साइड को मैं एक्स नाम दे दिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताऊं ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहां मैं लिख दूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड अपने केस में एक्स है, इसलिए एक्स स्क्वायर, यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालना है और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सर्कल का जो सेंटर है, ये ओ, बराबर, सर्कल का सेंटर ओ है, और बोला उसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये सर्कल का रेडियस ही है 8 सेंटीमीटर, बराबर। और ये भी देखोगे आप, तो ये भी सर्कल का क्या है, रेडियस ही है 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप ट्राइंगल ए बी सी देखोगे, तो जिसमें आपको, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी बाहर निकाल के दिखाऊं आपको, तो ट्राइंगल ए बी सी में आपको ए बी एक्स देखने मिलेगा, बी सी एक्स देखने मिलेगा, और ए सी जो है, ये पूरी जो लेंथ है, ये आपको 16 देखने मिलेगी। अगर मैं अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, है ना, इधर पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 256। तो 256 अपॉन 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, 256 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 128, ये आ गया एक्स स्क्वायर। और आप अगर देखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 128। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया, ये स्टैंडर्ड वाले इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है। और ये वाला चैप्टर नंबर, ये मैं बता दूं, ये आपको सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से देखने मिलेगा चैप्टर नंबर 12 से। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये बेसिक वाले वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे। ये आपको कौन से चैप्टर से, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 से देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट में डाल दे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते, 2 में दिया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्पीयर। 2 स्पीयर है, स्पीयर समझ लो टेनिस बॉल, ठीक है, ये टेनिस बॉल है, 2 स्पीयर है, ठीक है, एक छोटा स्पीयर होगा एक बड़ा स्पीयर होगा, हम जानते नहीं, ठीक है। बोला इनका जो वॉल्यूम है, मान लो स्पीयर नंबर 1 है और स्पीयर नंबर 2 है, इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है, इनके वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 2, कितना दे रखा है, 1:8। और मुझे क्या पूछ लिया, मुझे क्या पूछा, रेशियो ऑफ देयर एरिया, बोलते हैं एरिया नंबर 1 अपॉन एरिया नंबर 2 निकालो, ठीक है। हमको इसका आंसर पूछा है, बराबर। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर का, 4, मान लो इसका रेडियस, इसका रेडियस मैं छोटा आर मान लेता हूँ और इसका रेडियस बड़ा आर मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई छोटा आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो 4/3 पाई, 4/3 पाई ऊपर और नीचे कट जाएगा, और यहाँ बचेगा आर बाय आर, दोनों का क्यूब है तो हमने एक ही बार में ले लिया, ठीक है। आर बाय आर द होल क्यूब, यहाँ पे भी आप 1/2 का होल क्यूब कर सकते हो, ठीक है ना, क्यूब 1 का क्यूब भी 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो आर बाय आर की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। फिर अपने को एरिया पूछा है, एरिया होता है 4 पाई छोटा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, कट 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 कट,
यहाँ बन जाएगा r बाय आर द होल स्क्वायर। अभी आपने देखा r बाय आर की वैल्यू हाफ आ चुकी है, ये हाफ इसमें डाल देते हैं हम लोग, 1/2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:4। तो A1/A2 एरिया अपॉन एरिया 1:4 हो जाएगा, या 1/4 रखो तो भी ये चल जाएगा। बेसिक वाले इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे। ये चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम से दिया गया है, ठीक है ना। इसको आप स्टैंडर्ड वाले भी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखा y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। मैं गाला 1 2 3 4 5 सब में बता चुका हूँ। जब कभी भी p ऑफ x आए तो आप देखने का ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, और अगर p ऑफ y आ जाए तो आप देखोगे y एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे p ऑफ x दे रखा है, इसलिए हम x एक्सिस को देखेंगे कितनी बार टच कर रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे ग्राफ में, ग्राफ एक्स एक्सिस यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितने जीरोस बनेंगे, एक बार टच हो रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस एक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 बेसिक वाले चैप्टर नंबर 2 से पॉलिनोमियल, वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में इसको डाल दें, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में, इन अ सर्कल, तो हम सर्कल पहले बना लेते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे रखा है, सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। टू रेडिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दो रेडियस जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सेक्टर वर्ड आया यानी पिज्जा, है ना। तो माइनर सेक्टर तो खाया हुआ पिज्जा, वो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो खाया हुआ पिज्जा यानी माइनर सेक्टर का अपने को फॉर्मूला पता है। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, इतना का रेडियस 14 है, बराबर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हम डाल देते हैं 22/7। रेडियस है 14, दूसरा रेडियस भी 14 है, थीटा यानी डिग्री अपना 90 डिग्री दे रखा है। तो 90 फोर्जा से कट हो गया, 90 फोर्जा 360, 7 2 14, 2 2 4 2 7 तो इधर बचा 22 × 7 यानी आ गया ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल बेसिक वाली, इसको वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डाल दें, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि सेक्शन बी का है, 25 से 34 देखने मिलेगा, और वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द 100th टर्म, एपी दे रखा है। जब कभी भी एपी आएगा तो सबसे पहले आप एपी लिख लेना, क्वेश्चन बाद में पढ़ना चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ए आपको दिख जाएगा 50, डिफरेंस आ जाएगा 56 - 50 जो कि है 6। आपको पूछा है 100th टर्म, यानी ए 100 पूछ लिया। ए 100 का फॉर्मूला है ए प्लस 99 इंटू डी। तो ए की वैल्यू है 50, 99, डी की वैल्यू है 6, और 99 इंटू 6 अभी आपको करना रहेगा। तो 99 इंटू 6 आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 594। तो ये आ जाएगा 50 + 594, इसमें आप 50 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 644। ये बेसिक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दे इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दे इसको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर नंबर 5 एपी से लिया गया है। फिर हम नेक्स्ट हम करते हैं, इसी का और है क्वेश्चन नंबर 20, एपी का ही है और में है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द फाइनाइट टर्म, ठीक है ना। तो बोला मिडल टर्म क्या आएगा, और मिडल टर्म पहले तो हमको पता करना पहले कितने लोग हैं इसमें, ठीक है ना। तो एपी दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 25 में 7 13 9 डॉट 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 241। तो पहले टर्म को ए कहते हैं, डिफरेंस आपको 13 - 7 करके 6 मिल जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म है इसको आपको ए एन के, ये हम इसको ए एन कहते हैं, बराबर। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 241। ए एन का फॉर्मूला अपने पास क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 7, n - 1 और डी की वैल्यू 6। इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 6n - 6 इज 241। ये बन जाएगा 6n + 1 इज 241। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 6n की वैल्यू हो जाएगी 241 - 1 जो कि हो गया 240, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 240/6, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 40। इसका मतलब ये हो गया इस पूरे लोगों में
टोटल 20 लोग हैं, ठीक है ना, हमको इसके बीच में कितने लोग मिलेंगे, सॉरी, इस पूरे एपी के सीरीज में आपको टोटल 40 लोग देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, पहले में 7 बैठा है, फिर 13 है, फिर 19 है, ऐसे करके आपको 40 डब्बे देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो बोले बीच में कौन सा डब्बा आएगा, तो 40 के बीच का नंबर, तो देखो अगर मैं 40 का बीच करूं, मान लो इतने 40 लोग हैं बराबर, 40 लोगों का अगर मैं बीच करूं तो 20 लोग इधर हट जाएंगे और 20 लोग इधर आ जाएंगे, बीच में तो कोई आएगा ही नहीं। तो बीच में हमेशा जब इवन लोग होते हैं ना, तो बीच में हमेशा दो लोग आते हैं, तो दो डब्बा कौन सा आएगा, ये 20वें नंबर का डब्बा, और यहाँ पे 21वें नंबर का डब्बा, ऐसे दो डब्बे बीच में आएंगे, यहाँ 19 लोग बचेंगे और यहाँ पे 19 लोग बचेंगे। तो इस तरीके से अपने को दो लोग बीच में मिलेंगे, ठीक है ना। तो अपने को इस डब्बे का आंसर चाहिए और इस डब्बे का आंसर चाहिए, तो आपको A20 ढूंढना पड़ेगा एक बार, और एक बार आपको A21 भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो A20 का फॉर्मूला है A+19D। ए की वैल्यू आपको दिख रखी है 7, डी की वैल्यू है 6, 19 6 अगर हम करें तो 19 6 की वैल्यू आती है 114, 114 प्लस 7 करूँ तो 121 आ जाएगा, तो 20वें नंबर पे 121 आएगा, ठीक है। और A21 अगर ढूंढूं तो A21 का फॉर्मूला है A+20D। ए की वैल्यू है 7, 20, डी की वैल्यू है 6, ये बन जाएगा 7+120, 120 में 7 ऐड हो जाएगा तो 127 आ जाएगा, तो A21 127 है, तो हमारा दो मिडिल टर्म है 121 और 127, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन, ठीक है। तो हमको दो कोन दे रखा है, एक कोन मैं यहाँ बना लेता हूँ और एक कोन थोड़ा राइट साइड बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास दो कोन है, मान लो ये कोन नंबर 1 है और ये कोन नंबर 2 है। तो इसके हाइट को मैं छोटा h ले लेता हूँ, ठीक है ना, छोटा h, और इसके रेडियस को छोटा r ले लेता हूँ। इस कोन के हाइट को मैं बड़ा h मान लेता हूँ और इस कोन के रेडियस को बड़ा आर मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमको बोला है रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ टू कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2 कितना दे रखा है 4/5, ये वो लोग ने दे रखा है बराबर। फिर क्या दे रखा है रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडिया मतलब रेडियस, तो उनके रेडियस का रेशियो यानी छोटा आर अपॉन कैपिटल आर कितना दे रखा है 2/3, यानी 2:3/2/3। रेशियो ऑफ दर हाइट पूछा है, यानी छोटा h अपॉन कैपिटल H की हमको वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का मैं फॉर्मूला बता दूं, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कोन नंबर 1 की बात करूं तो कोन नंबर 1 में आपको हाइट भी छोटा देखने मिल रहा है, रेडियस भी छोटा देखने मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हाइट और रेडियस छोटे वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 पाई छोटा r² अपॉन छोटा h। अब मैं कोन नंबर 2 की बात करूं तो कोन नंबर 2 में आपको हाइट भी बड़ा दिखने मिल रहा है और रेडियस भी बड़ा वैल्यू देखने मिल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 पाई बड़ा r² बड़ा h इज इक्वल टू 4/5। यहाँ पे 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई से कैंसिल हो गया। आप देखोगे यहाँ पे r अपॉन r दोनों पे स्क्वायर था तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h अपॉन h इज इक्वल टू 4/5। इसको अगर मैं फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारा जो r अपॉन r की वैल्यू आप देखोगे 2/3 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2/3 द होल स्क्वायर, इसको आगे फर्दर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बराबर, ठीक है। 2/3 द होल स्क्वायर, छोटा h पता नहीं, बड़ा h पता नहीं, और यहाँ पे क्या है 4/5, ये बन जाएगा 4/9 इंटू छोटा h अपॉन कैपिटल H। अब जो 9 है यहाँ पर 9 राइट साइड जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, और 5 के पास क्या आ जाएगा, वहां से फोर आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो छोटा h अपॉन कैपिटल H का आंसर क्या आ गया 9/5, फाइनल आंसर हो जाएगा 9:5, ठीक है ना। आप 9/5 रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल दे, ये चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम से लिया गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज 176, तो सरकमफरेंस
कितना दे रखा है सर्कल का सिंबल ऐसा होता है, कितना दे रखा है 176। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर, ठीक है। और हमको क्या ढूंढने बोला है, रेडियस ढूंढने बोला है। तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, ये रहा रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा 176, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 11 16 जा, 11 2 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, तो ऊपर क्या बचा R = 4 × 7। इसका आंसर आ जाएगा R = 28 सेंटीमीटर। ये बेसिक वाले चैप्टर नंबर 12 से ये लिया गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसको वेरी 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ देखिए। जब मैं वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम सेम टू सेम वैसे ही सम आएगा। नंबर बदल के आ सकते हैं, पैटर्न सम का जो कंसेप्ट है वही लग रहा होगा, बराबर, ठीक है ना। उसी टाइप के सम होंगे, नंबर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्लेस अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी संगीता विल विन द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विल विन द मैच। देखो, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का आंसर 1 होता है, ठीक है ना। तो हमको किसकी वैल्यू पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अगर रेशमा जीतेगी, रेशमा अगर विन करेगी, तो संगीता क्या होगी, लूज करेगी, है ना, हार जाएगी, ठीक है ना। तो अगर संगीता विन करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग द मैच का टोटल 1 ही होगा। इसी फॉर्मूले से हम जानते हैं ना, पी ऑफ ई किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। तो उसी तरीके से संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग की प्रोबेबिलिटी, और संगीता के विनिंग या जीतने नहीं नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो संगीता के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच कितना दे रखा है 0.62। और प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग द मैच अगर हम निकाल ले, तो ये बन जाएगा 1 - 0.62, यानी 0.38। अच्छा, अब एक बात समझो, हमको बोला है, हमको बोला गया है संगीता विल, सॉरी, रेशमा विल विन द मैच। रेशमा जीती यानी संगीता हारी, तो इनडायरेक्टली हमको संगीता हारने का ही पूछा है। रेशमा जीतना यानी संगीता हारना, हमको संगीता के हारने का मिल चुका है। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, 0.38, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट में डाल दें, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले दोनों, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक, सॉरी, प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट टी। नॉन अकरेंस मतलब इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जितनी दी है 0.91। क्वेश्चन नंबर 28 बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, पी ऑफ ई पूछ लिया, ठीक है। हम जानते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश का आंसर 1 होता है। पी ऑफ ई की वैल्यू हमको पता नहीं है, पी ऑफ ई डैश 0.91 दे रखा है, तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा 1 - 0.91 यानी 0.09। ये बेसिक वाले इसको, इस सम को बेसिक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दिए। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें हर चीज को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है। उससे अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, 2s² - 1 + 2√2s प्लस √2, तो मुझे मालूम पड़ेगा ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1 + 2√2 है, और सी की जो वैल्यू है वो √2 है, ठीक है। हमको क्या पूछा है, पहले तो बोला है जीरोस ढूंढो, ठीक है ना। जीरोस ढूंढने के लिए हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो आप देखो, से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखने का क्या होता है, यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और पीछे से एस अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आगे से अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा
और पीछे से s मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहले बनेगा माइनस एस और नेक्स्ट बनेगा -2√2s। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा ये अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ही अपने आप स्प्लिट होगा, आगे का दो टर्म पीछे का दो टर्म, तो आगे के टर्म में से s कॉमन, अंदर बचेगा 2s-1। यहाँ पे से -√2 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2s-1 इक्वल टू 0। पूरे लाइन में 2s-1 कॉमन है पूरे ब्रैकेट में, तो यहाँ बनेगा s-√2 इक्वल टू 0। तो या तो ये पार्ट 0 होगा या तो s-√2 वाला पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है ना। फिर उसी तरीके से साइड वाला करूं तो s इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी को हम अल्फा कहते हैं और इसी को हम बीटा कहते हैं। ठीक है ना। तो सब इतना पार्ट तो हमारा ओके हो गया, इतना पार्ट हमारा हो गया। फिर निकल नेक्स्ट पूछा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसका मतलब हमको एक बार अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना है जिसका आंसर -b/a होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा को भी सॉल्व करना है जिसका आंसर c/a होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट आपको करना है। ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इस डब्बे में कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा दूसरे डब्बे में कर दूंगा। अल्फा की वैल्यू आपकी हाफ है प्लस बीटा की वैल्यू √2 है। इसको अगर एलसीएम लूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2√2। ठीक है ना। उसी तरीके से -b/a करूं तो माइनस ये रहा, b की वैल्यू आप देखोगे तो -1 प्लस 2√2 आ जाएगा। ठीक है ना, अपॉन ए आपका 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस 2√2/2। तो देखो ये दोनों सेम आया, यहाँ पे हैंस वेरीफाइड हो गया। उसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इस तरफ अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपको c/a करना रहेगा। जब c/a करूंगा तो मैं अल्फा इंटू बीटा नॉर्मली मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा की वैल्यू हाफ है और बीटा की वैल्यू आपको √2 देखने मिलेगी, तो ये हो जाएगा √2/2। अब बात करते हैं c/a की, तो c की वैल्यू √2 तो है ही और a की वैल्यू यहाँ देखने मिलेगी 2, तो √2/2 यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। दोनों आंसर सेम है, तो ये भी वेरीफाइड हो चुका। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट भी खत्म होता है और ये क्वेश्चन नंबर 29 इस तरीके से खत्म होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 और में ही है। ठीक है, तो इधर पूछा है सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1, फाइंड के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है k² -14x² -2x-4। अब हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फार्मूला से कंपेयर करें तो उसका जनरल फार्मूला है ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी k² -14, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा -4। अब हमको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 है। अगर b से कंपेयर करो तो b की वैल्यू आपको देखने मिलेगी, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन ए कितना है, k² -14 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा अपॉन k² -14 इज इक्वल टू 1। ये पूरा ब्रैकेट राइट साइड जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इक्वल टू k² -14, -14 लेफ्ट से जाएगा तो 2 + 14 इज इक्वल टू k², यानी k² की वैल्यू हो जाएगी 16। अब k² 16 का रूट निकालूंगा तो इसका आंसर +4 भी आ सकता है, 16 का रूट 4 भी होता है, +4 भी होगा, -4 भी होगा। तो ये इस तरीके से खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में इवेल्युएट बोला, इवेल्युएट यानी सॉल्व करो। तो यहाँ लिखा है साइन 30 चाहिए, कॉस 60 चाहिए, कॉस 45, साइन 90। तो यहाँ पे मैं पहले वैल्यू लिख दूं सबकी। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है, कॉस 60 हाफ होती है, कॉस 45 1/√2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 4, तो 4 ये रहा। अब ब्रैकेट में आप देखोगे तो ब्रैकेट में लिखा है साइन 30, यानी साइन 30 यानी हाफ, हाफ के ऊपर क्या डालेंगे हम, पावर 4 डालेंगे। फिर यहाँ पे है क्या, कॉस 60। ठीक है ना, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ पे भी पावर क्या डालेंगे, 4 डालेंगे। ठीक है ना, ये पहला डब्बा इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर बाद में क्या रखा, -3, तो -3।
फिर क्या लिखा है cos 45, cos 45 की वैल्यू आप देखोगे तो 1/√2 है। 1/√2 पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोल दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से sin 90 1 होता है, 1 पे भी हम स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ है 1/2 रेज टू 4, पावर 4 मतलब अगर किसी पर पावर 4 है यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो 1 के ऊपर पावर 4 आएगा तो 1 होगा, और 2 के ऊपर पावर 4 आएगा तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा 1/16। यहाँ अगर इस डब्बे को सॉल्व करो, √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 1/16, एलसीएम लूंगा तो, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा, इसके नीचे 1 है तो 1 - 2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 2/16, ठीक है, माइनस माइनस 1/2। तो ये बन जाएगा 4 4 टू 1 टू 2 हाफ, -3 × -1 अगर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा +3। एलसीएम हो जाएगा 1 + 3/2, ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/2, जो कि आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 2 है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करने से पहले मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला बता दूं। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 35 की वैल्यू नहीं है, 55 की वैल्यू नहीं है। तो जब दोनों का वैल्यू नहीं होता ना, तो दोनों का टोटल मार के देखने का, अगर 90 हो गया ना इन दोनों का टोटल, तो समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 35 और 55 90 हो रहा है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों का टोटल 90 हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो सॉल्व करना आसान रहेगा। sin² 35 + sin²55 डिग्री, ठीक है, -tan²45 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो tan 45 है, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखने मिल जाएगा, तो इसका अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी दो को सॉल्व कर लेते हैं। तो sin²35, इसको में हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 90 - 35, और tan 45 की तो वैल्यू 1 ही होती है। ये बन जाएगा sin²35 डिग्री प्लस sin of 90 - थीटा यानी cos थीटा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए मुझे स्क्वायर डालना पड़ा, ठीक है। और एक और चीज पता है अपने को, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप देखोगे sin² थीटा और cos²थीटा, थीटा यहाँ पे दोनों 35 डिग्री है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1, इतनी की वैल्यू आ जाएगी 1, sin² थीटा प्लस cos²थीटा करके, और ये -1 अलग से है, ठीक है ना, ये -1 अलग से है, तो ये -1, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। तो नेक्स्ट ये वाला आंसर हमारा 0 आ चुका है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है रेडियाई ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है। ये अपने पास दो सर्कल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है हमको कि दो कोसेंट्रिक सर्कल का क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। एक का रेडियस 13, एक का रेडियस 8 है। तो सीधी सी बात है, 8 वाला तो छोटा होगा, अंदर ही होगा, ठीक है ना, इतना 8 होगा। और जो दूसरा रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 13 होगा, ठीक है। तो ये रेडियस 8 हो गया और ये रेडियस इतना 13 हो गया। अब क्या लिखा है, कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, आउट बाहर का जो बाहरी सर्कल है, ये वाला सर्कल, बाहर वाला सर्कल, ये जो बाहर वाला सर्कल आपको दिख रहा है, इसका कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के अंदर कहीं पे भी जो लाइन होती है ना, इसको कॉर्ड कहते हैं, इसको कॉर्ड कॉर्ड इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्ड होता है ना, वो क्या बोल रहा है, अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है। तो अगर मैं कॉर्ड बना के दिखाऊं, ये देखो, बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, ठीक है ना, ऐसा टच करते हुए निकल रहा है। तो जब कॉर्ड सर्कल को टच करेगा ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी और एम ऐसे नाम दे दूं, तो हमको क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, यानी हमको ए बी का लेंथ पूछा है। ऐसे ही सम आपको ऊपर भी रिपीट कर दो, 40 और 41 वाले नंबर का भी एक सम देखने मिला था ना, जो कि क्वेश्चन नंबर आपको, क्वेश्चन नंबर किसमें आपको देखने मिला था, क्वेश्चन नंबर 24 में सेम टू सेम ऐसी सम देखने मिला था, सॉरी। ऐसी सम आपको क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखने मिला था, सेम टू सेम ऐसी था, बस नंबर बदल गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें, तो अगर इस ट्राइंगल में ओ ए एम ओ वाले ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ठीक है ना, इतने ट्राइंगल पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर,
प्लस एम ओ स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर पता नहीं, एम ओ स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 होता है, और ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 169 माइनस 64 इस ए एम का स्क्वायर। तो 169 माइनस 64 करेंगे तो यह आ जाएगा 105 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एम इज इक्वल टू अंडर रूट 105। लेकिन हमको ए एम नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी ए बी होता है ट्वाइस ऑफ ए एम, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 इंटू अंडर रूट 105। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सन्स एलिवेशन व्हेन द हाइट ऑफ मैन एंड लेंथ ऑफ शैडो आर इक्वल। बोल रहा है यहाँ पर कि एक सन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है यहाँ एक सन है बराबर, और यहाँ एक आदमी खड़ा है। तो आदमी जब यहाँ खड़ा है, तो जब सूरज की किरण आ रही है ना, तो इस आदमी की यहाँ पे परछाई बन रही है, इस आदमी की यहाँ पर जमीन पर परछाई बन रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पे सूरज, ठीक है ना। तो हमको बोल रहा है कि ये आदमी की लंबाई और ये आदमी का जो यहाँ पे शैडो है, ये शैडो जो है ना, ये मैन है और ये उसका शैडो है, ठीक है। इनका लेंथ इक्वल है, यानी ए बी सी में ए बी और बी सी इक्वल दे रखा है, ये गिवन है, ये पार्ट गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे शैडो और लेंथ ऑफ मैन दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, बोल रहा है जाओ ये पता करो ये एंगल क्या होगा। तो ये ट्राइंगल में देखूं तो यहाँ पे 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर आप देखोगे थीटा की वैल्यू तो वैसे पता नहीं है, ऑपोजिट आपका ए बी हो जाएगा और एडजेसेंट आपका बी सी हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं ए बी और बी सी तो सेम है, ये दोनों तो अपने को सेम मिल गया है, तो यहाँ जो भी वैल्यू होगा तो कट कट के वन ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे tan थीटा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा tan 45 डिग्री 1 होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों इंपॉर्टेंट में डाल दे, इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लेंथ इक्वल दिया जाएगा ना, आप याद रखना वन ही आएगा वो, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे वो। और ये चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोमेट्री से लिया गया है। अब अगर इक्वल नहीं दिया होगा तो हो सकता है अगली बार यहाँ पे ये इक्वल ना दिया होगा ना, तो अगली बार 1/√3 यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है ना। तो उससे मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, वो नंबर बदल सकता है, ठीक है ना। इक्वल की जगह अनइक्वल भी देके कुछ वैल्यू दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। फिर हम आगे सम पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये में दे रखा है फाइंड द रेशियो, ठीक है ना, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। हमारे पास ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट है 1, -5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4, 5। तो अपने को ये दो लाइन को ज्वाइन करना है बराबर, और क्या दे रखा है, इस पे एक पॉइंट है पी, ठीक है ना। वो कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं वाई की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू कुछ तो भी होगी। हमको पूछा फाइंड द रेशियो, जब भी हमसे रेशियो पूछा जाएगा तो हम लेते हैं k:1। यहाँ पे ये पॉइंट x1 y1 की तरफ बिहेव करेगा, ये पॉइंट x2 और y2 की तरफ बिहेव करेगा। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको याद दिला दूं तो सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है पी एक्स कॉमा वाई इज mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर x1 y1 आपको दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। यहाँ पे जो k है वो m की तरफ बिहेव करेगा और जो 1 है वो n की तरफ बिहेव करेगा, और x की p की वैल्यू दे दी है x कॉमा 0। अगर मैं फॉर्मूला डालूं इसमें तो m की वैल्यू है आपकी k, x2 है -4, n है 1, x1 है 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे m है आपका 1, सॉरी k, y2 है आपका 5, n है 1 और y1 है -5 अपॉन k प्लस 1। इसको अगर अच्छे से सॉल्व करूँ तो बन जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। इन दोनों को किससे कंपेयर करना है, दोनों का ब्रैकेट अगल बगल वाला ब्रैकेट सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, x वाला पार्ट
एक्स के साथ कंपेयर करेंगे और वाई वाला जो पार्ट है वो वाई के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू मैं किससे कंपेयर करूंगा, -4k+1 अपॉन k+1, और मैं वाई वाला पार्ट किससे कंपेयर करूंगा, वाई वाला पार्ट यानी जीरो वाला पार्ट किससे कंपेयर करूंगा, 5k-5 अपॉन k+1। लेकिन आप एक्स वाले पार्ट में देखोगे हमारे पास एक्स भी अननोन है और के भी अननोन है, इसलिए हम ये वाला पार्ट पहले नहीं करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही अननोन हमको देखने मिल रहा है जो कि के है, ठीक है। तो ये पूरा k+1 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बात खत्म हो जाएगी। 5k-5 इज 0, -5 लेफ्ट साइड आएगा तो 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/5 जो कि आ गया 1। अपना के का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर के का पूछा, हमको रेशियो ही पूछा है, रेशियो क्या था अपना, k:1, यानी k:1 का रेशियो देखूं तो 1:1, तो अपना ये आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है मीडियन दे रखा है, मीडियन यानी एम, एम की वैल्यू है 13.2। दूसरा है मीन, मीन यानी एक्स बार, ठीक है ना, एक्स बार की वैल्यू है 15.3। बोला फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, हम जानते हैं फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपको लिखना है 1+2 = 3। ए बी सी डी में हमको मोड यानी जेड पूछा, बराबर। ए बी सी डी में सबसे लास्ट जेड आता है इसलिए पहले जेड लिखो, उसके बाद एक्स आता है इसलिए एक्स बार लिखो, इक्वल टू जो बाद में बचा एम आ जाएगा, ठीक है ना। जेड की वैल्यू पूछी है, एक्स बार आपका 15.3 है, और 3 इंटू मीडियन यानी 13.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा जेड प्लस 30.6 = 39.6। जेड हो जाएगा 39.6 -30.6, इन दोनों का आप माइनस करोगे तो आंसर 9 आ जाएगा, तो मोड की वैल्यू 9 है। ये बेसिक वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दो, ये चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 से 42 तक चलेगा, 3 मार्क्स का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमको दे रखा है, डेटा दे रखा है 62, 67, 82, 71, 75, 77, 63 और 91। सबसे पहले हमको पूछा मीन, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले सबका सम करना है, यानी 62 + 67 + 82 + 588, 588 को डिवाइड बाई 8 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 73.5। तो ये अपना मीन का आंसर हो गया। अब मीडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने को क्या करना है, इन सबको है ना असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। लेकिन आप देखोगे इस सम को जब असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखने मिलेगा 62, ठीक है। मीडियन के लिए मीडियन कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट 62, 62 के बाद जो बड़ा नंबर है वो 63 है, तो आप 63 लिखना, ठीक है ना। उसके बाद जो बड़ा नंबर, नेक्स्ट बड़ा नंबर 67 है, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो 71 है, फिर जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो 75 है, फिर 77 है, फिर 82 है, 77 के बाद 77 के बाद 82 है, और 82 के बाद 91 है। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको पहले ही बताया, मीडियन कैलकुलेट करने सिंपल तरीका है, आगे से एक नंबर काटो, पीछे से एक नंबर काटो, ठीक है। फिर आगे से एक नंबर, आगे से दूसरा नंबर काटो, पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा। अगर बीच में दो लोग बच जाते हैं तो हमको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दोनों को ऐड कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देने का। तो 71 + 75 करेंगे तो 146 आ जाएगा, 146/2 यानी 73। तो आपका मीडियन आ जाएगा 73। तो यहाँ पे ये सम खत्म होता है, और ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों बच्चे ये इंपॉर्टेंट में डाल दिए, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 36 में हमको एक मार्क्स यानी एक्सआई और एफआई डायरेक्ट दे दिया है ना, हमको एक्सआई निकालना नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो हमको पहले एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई में आपको खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलना है। तो 10 × 1 10 होगा, 20 × 1 20, 36 × 3 वन 36 × 3 6 3 18 3 9 108, ठीक है। 40 × 4 160, 50 × 3 150, 56 × 2 112, 60 × 4 240, 70 × 4 280, 72 × 1 72, 80 × 1 80, 88 × 2 176, 92 × 3 276, 95 × 1 95, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समेशन एफ आई देखने मिलेगा और यहाँ पे आपको समेशन एफ आई एक्स आई देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल मारूं तो इनका टोटल आएगा, इनका टोटल आ जाएगा 1779 और इसका टोटल आ जाएगा 30। हमारे पास मीन ढूंढना है हमको। मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई आपको अभी जस्ट मिला है 1779 और समेशन एफ आई मिल गया है 30। इनको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 59.3 मार्क्स। मार्क्स डालना ना भूले, यूनिट मार्क्स है इसीलिए, ठीक है ना। तो हमारा ये सम यहाँ पर खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ पढ़ते हैं। नंबर 37 में हमको दो इक्वेशन दे रखा है, 2x + y = 23 और दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 90, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करके x और y निकाल लेते हैं। 6x = 42 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 42/6, x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम डाल देते हैं, तो पहला इक्वेशन जो है हमारा 2x + y = 23 इसमें डाल देते हैं, तो x की वैल्यू 7 है। 14 + y = 23, y = 23 - 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। फिर हमको दो चीज पूछा है। सबसे पहले हमको पूछा है 5y - 2x की वैल्यू निकालो। 5y - 2x की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा है। तो 5 y की वैल्यू आप देखोगे तो 9 मिला है और x की वैल्यू आप देखोगे तो 7 मिला है। तो 45 - 14 यानी 31 अपना पहले वाले का आंसर आएगा, ठीक है। फिर उसी में नेक्स्ट पूछा है y/x - 2। दूसरा पार्ट पूछा है y/x - 2 की वैल्यू निकालो। तो y अपना 9 है और x अपना 7 है, -2। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एलसीएम लूंगा, 9 - 14 अपॉन 7। तो 9 - 14 यानी -5 बन जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 7। तो दूसरे का आंसर -5/7 है। ये बेसिक वाले इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सब पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 में फिर से दो इक्वेशन दे रखा है और इसमें अननोन आपको देखने मिल रहा है। जब भी अननोन देखने मिलेगा तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ पूछा हो दिया हुआ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम लोग पहले 2x + 3y - 5 = 0 और px - 6y - 8 = 0 का यूनिक सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए हमको a1 और a2 निकालना पड़ेगा, b1 और b2 निकालना पड़ेगा, c1 और c2 निकालना पड़ेगा। आप a1 देखोगे तो और 2 है, a2 p है, b1 3 है, b2 -6 है, c1 -5 है और c2 -8 है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 का आंसर आ जाएगा 2/p। b1/b2 का आंसर आ जाएगा 3/-6 जो कि -½ हो जाएगा। उसी तरीके से c1/c2 -5/-8 जो कि 5/8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। फॉर यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन में हम जानते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1/a2 की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/p और नॉट इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा -½ ठीक है ना। 2 इधर जाएगा 4 बनेगा, p इधर जाएगा -p बनेगा और बीच में कौन सा साइन आएगा, नॉट इक्वल टू। -p का माइनस इस तरफ आएगा तो -4 = p, नॉट इक्वल टू p आ जाएगा। यानी p की वैल्यू सब कुछ चलेगी, -4 नहीं चलेगी। यानी p आपको जो आपका मन करे ना वो हो सकता है p, लेकिन सिर्फ -4 नहीं हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, P इज एनी रियल नंबर, जो आप सोच सकते हो सारे नंबर एक्सेप्ट
-4। ठीक है ना, तो ये अपना कुछ लिखना इस तरीके से है। आप यहां तक भी लाके छोड़ दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख रखा है राइट सॉल्व बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा अगर इन सबका एलसीएम निकालूं तो बन जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9/2 इज 0। 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम देखेंगे ये 2x का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 4x किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x का, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। ठीक है ना, और बीच का जो साइन होता है वो बीच में लिख देने का और होल स्क्वायर कर देने का। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर 0 का स्क्वायर रूट यानी 0 बन जाएगा। तो 2x माइनस 3 क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो x हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर ये आंसर खत्म होता है। ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको गलती से भी एग्जाम में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड ना आए तो आप सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या वो अल्फा बीटा वाला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। अरे ये वाला मेथड यार, ये वाला मेथड पढ़ा है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू है √d/2 है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेथड अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना आए तो एग्जाम में या तो ये मेथड लगा देना या तो ये मेथड लगा देना, छोड़ने से तो अच्छा ही है ना भाई। ठीक है ना, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना आए तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा के आ जाना, एक आध मार्क्स कटेगा यार, और क्या। ठीक है ना, लेकिन सम तो राइट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन में ए दे रखा है और A13 दे रखा है। तो ए की वैल्यू 7 है और A13 की वैल्यू हमको दे रखी है 35। तो A13 का फॉर्मूला है A+12D। ए की वैल्यू हमको दे रखी है, ए की वैल्यू है 7, तो 12D हो जाएगा 35 माइनस 7 जो कि 28 है। डी हो जाएगा 28/12, और 2 14 जा, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 3 जा, तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है, अच्छा फिर क्या पूछा है, हाँ डी पूछा था, ओके ये तो आ गया आंसर। फिर हमको पूछा S13। एस एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n/2, 2a प्लस n-1 × d। तो S13 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 13/2। जहाँ n है वहाँ 13 डाल दूंगा। a की वैल्यू तो हमको मिल रखी है, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू 13, d की वैल्यू 7/3। ठीक है, ये बन जाएगा 13/2, ये बन जाएगा 14 प्लस 12 × 7/3। ठीक है, तो 13/2, ये 3 4 से कट हो गया, यहाँ बचा 14 प्लस 4 × 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13/2, 14 प्लस 28। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, 14 और 28 को ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 2 3 4 42। ठीक है, तो 13 × 42/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 221 तो ले देखिए बचा क्या, 13 × 21। 13 × 21 हम करें तो ये आंसर आंसर आ जाएगा 273। तो S13 का फाइनल आंसर हमारा 273 है। ये बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले चैप्टर नंबर 5 एपी से वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दिए। ठीक है, फिर नंबर 40 में एक पैरेललोग्राम दिया, उसके वर्टाइसेस दे दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ। A1,2, B1,2 है, B4,y है, C x,6 है, और D3,5 है। और बोले जाओ x और y ढूंढ लो। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ये जो आपको पैरेललोग्राम दिया है ना, इसका जो AC है डायगोनल, इसका मिड पॉइंट
और BD का मिड पॉइंट सेम होता है, यहीं पे होता है दोनों का मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है ना, और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट साइड, और मिड पॉइंट ऑफ BD हम राइट साइड निकालेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD दो अलग अलग सेक्शन में निकालेंगे। पहले हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, x को AC की बात करूँ ना, तो ये रहा A और C। तो आपको क्या करना है, x वाले पार्ट को, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, x वाले पार्ट को यानी 1 और x को, ये दोनों को ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना है। उसी तरीके से y वाले पार्ट को ऐड करना है, y वाले पार्ट को ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 + 6x अपॉन 2, 8 अपॉन 2। ये सॉल्व हो रहा है, तो आप सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, नहीं चाहे होगा तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ BD। अब ये जो BD आपको लाइन दिख रहा है, इसका मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, x वाले पार्ट को x के साथ ऐड करेंगे, यानी 3 + 4 अपॉन 2, और जो y वाला पार्ट है उसको y के साथ ऐड करेंगे, यानी 5 + y अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर रहता है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC यानी 1 + x अपॉन 2 किसके बराबर रहेगा, 7 अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2। तो इतना मगजमारी नहीं करना है आपको। आपको इसके बाद अगर मैं आपको ये स्टेप हटा के दिखा दूं, ये स्टेप अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी करोगे चलेगा। इसके बाद आप सिंपल कर दो, ये वाला स्टेप लिख के, एक काम करो ना, ये वाला स्टेप लिख के, ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला स्टेप लिखिए। आपको क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट आपको करना है, एक्स वाले पार्ट को आप एक्स से कंपेयर कर दो, यानी इसका एक्स वाला पार्ट इसका एक्स से कंपेयर कर दो। उसी तरीके से वाई वाले पार्ट को वाई से कंपेयर कर दो, यानी 4 को आप कंपेयर कर दो 5 + y अपॉन 2 से, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, 1 + x की वैल्यू 7 आ गई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 - 1 जो कि आ गया 6। उसी तरीके से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 बनेगा, 8 - 5 = y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपको x और y दोनों मिल गया, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ सकते हैं। 40 में दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10, यानी एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। इनके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 2, -3 और 10, y, और साथ ही साथ में इसका डिस्टेंस भी दे रखा है 10 यूनिट। वैसे हमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, किसी का डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू 10 दे रखी है, √ ये रहा, x2 की वैल्यू 10 है, x1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू y है, और y1 की वैल्यू -3 है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा 10 = √10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा y + 3 द होल स्क्वायर। ये जो अंडर रूट आपको देखने मिल रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड चले जाए तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 = 64 प्लस a + b द होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो बन जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। तो बन जाएगा 100 = 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9। यहाँ पे आ जाएगा y² + 6y, 64 और 9 आ जाएगा 73, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 100, 100 इस तरफ आके अगर माइनस होगा तो बन जाएगा 73 - 100, जो कि हो गया y² + 6y - 27 = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूँ तो ये बन जाएगा 9y - 3y - 27 इज 0। पूरी लाइन में y आगे का 2 टर्म और पीछे का 2 टर्म कॉमन ग्रुपिंग करूंगा तो आगे वाले टर्म में से y कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा y + 9। यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा, बचेगा y + 9। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट
आ जाएगा अपना y+9 और दूसरा y-3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होगा, y+9 0 होगा या तो फिर y-3 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू -9 और यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज बोला गया है, एस बोल दिया है, नहीं यहाँ पे दो वैल्यू निकलनी थी, दो या दो से ज्यादा, और सच में वो निकली भी। तो y की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर हम नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। तो 41 में दे रखा है कॉपर रॉड, ठीक है ना। तो एक रॉड है, लोहे का रॉड है, मान लो कॉपर का है, सॉरी लोहे का नहीं, कॉपर का रॉड है, ठीक है। तो रॉड का शेप वैसे भी सिलेंडर होता है, ठीक है ना, ये रॉड है आपका, ठीक है। और उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ, लेंथ यानी इस पूरे की हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर। इस ड्रॉन इनटू वायर, यानी उसको मेल्ट कर दिया गया, ठीक है ना, इसको मेल्ट करके एक वायर बना दिया गया। वायर, वायर पतला होता है तो मैं फील लेने के लिए खाली पतला बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वायर है, वायर का भी शेप क्या होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है ना। तो वायर के डेटा क्या दिया है, लेंथ, लेंथ यानी इसका हाइट पूरा कितना दे दिया, 18 मीटर, ठीक है ना। तो इसका हाइट कितना हो गया, 18 मीटर। लेकिन यहाँ पे मीटर है तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलते यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी उसकी जो चौड़ाई है ना, ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है वो सेम है हर जगह। ऐसा पतला नहीं हुआ जैसे इस शेप में, ऐसा सीधा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा है, ठीक है ना। तो हमको डायामीटर पूछा है, डायामीटर ढूंढना है, नहीं आपको रेडियस भी पता चल जाएगा तो आप डायामीटर ढूंढ सकते हो। जब कोई चीज मेल्ट होता है ना तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, यानी जो रॉड का वॉल्यूम है वही वायर का वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ रॉड, जो कि एक सिलेंडर है, किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, जो खुद एक सिलेंडर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, यहाँ भी आ जाएगा πr²h। यहाँ पाई से पाई कट हो जाएगा, लेकिन r और h मत कट करना, क्योंकि r आपका रॉड का रेडियस है। तो अगर मैं रॉड की बात करूं तो रॉड का रेडियस आपका हाफ है, तो यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू हाफ। और हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ रेडियस कितना है, रेडियस पता नहीं है। और हाइट कितना है वायर का, 1800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 8/1800 इज इक्वल टू r²। 2 4 टू, 2 2 2 900 तो ये आ जाएगा 1/900 इज इक्वल टू r², ठीक है ना। r² इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो 1 का रूट 1 होता है और 900 का रूट 30 होता है। तो आर आपका आ जाएगा 1/30। डायामीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 इंटू 1/30, यानी 1/15 सेंटीमीटर। इसको और सॉल्व करना है, इतना भी रखोगे चलेगा। और सॉल्व करना है तो 0.1/15 कर लेना, तो अपना आंसर आ गया 1/15। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको 1/15 करके आंसर निकालना है तो भी चलेगा। 1/15 करो कि 1/15 रखो, इतना भी रखोगे चल जाएगा। 1/15 होता है 0.06666 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना सम यहाँ पर खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। पर 42 में दे रखा है, गोपी बाइज फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. Shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. यानी अपना क्वेश्चन नंबर 42 में मेल फिश 5 है और फीमेल फिश 8 है। टोटल कितने फिश हो गए, टोटल हो गए 13 फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश पूछा है, तो मेल फिश है कितना, मेल फिश है 5, टोटल कितना है 13, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/13। तो ये बेसिक वाले, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में डाल दे, बेसिक वाले इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दे। ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। 42 में दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, ब्लू 3 है, 2 वाइट, वाइट आपका 2 है, और 4 रेड मार्बल, रेड 4 है, ठीक है ना। तो टोटल कितने मार्बल हो गए, टोटल 4 2 6 3 9 मार्बल हो गए टोटल, ठीक है, 9 मार्बल।
तो पहला सवाल क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट कितना है, व्हाइट आप देखोगे खाली 2 है, तो 2 आउट ऑफ 9। सेकंड, सेकंड क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ब्लू कितना मार्बल है आप देखोगे, तो ब्लू 3 है आउट ऑफ 9, इसको आप कट कर 1/3 भी लिख सकते हो। थर्ड, थर्ड में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड है कितना, रेड आप देखोगे तो 4 है, 4 आउट ऑफ 9। तो अपना ये 3 आंसर है। और ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, बेसिक वाले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में इसको डाल दे, ठीक है ना, एनसीईआरटी जैसा सम है इसमें, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डी, जो 43 से 45 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के है, ठीक है ना। तो 43 सेक्शन डी में पहले दो जो क्वेश्चन है 43, ये दोनों थियरम है, ठीक है। ये थियरम में से पहला थियरम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और ये जो दूसरा थियरम है थोड़ा लंबा है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आप नहीं भी करोगे चल जाएगा, ठीक है ना, आने तो बीपीटी थियरम वाला ही है, ठीक है ना। फिर भी हम एक थियरम कर देते हैं, दूसरा आप देख लेना, ठीक है ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगर ये थियरम फिर से रिपीट होगा तो हम करेंगे ये जरूर, ठीक है। तो पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा तरीके से समझते हैं, क्या लिखा है। एक ट्राइंगल में, हमें ट्राइंगल बना देते हैं, तो अच्छे से बना देता हूँ। ट्राइंगल में, triangle, एक ट्राइंगल में मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, बराबर। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हमको गिवन में क्या दिया है, गिवन में दे रखा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू द सम, किसके इक्वल के बराबर है, सम के इक्वल के बराबर है, किसके सम के इक्वल, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर दो साइड कौन सा बचा है, ए बी और बी सी, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये अपना गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, देन के बाद जो चीज लिखा है प्रूव करना है, ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट साइड, ये अपन फर्स्ट साइड हमने एसी को माना था ना, तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इज 90 डिग्री, अपने को प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्यूशन हम थोड़ा तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, पहले लिखेंगे, पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लेंगे ना, ओ एक्स रे लेंगे, मान लो ये है ओ एक्स रे, ठीक है, ओ एक्स रे। फिर इसी के, एक मिनट ऐसा लेते हैं ना, थोड़ा लाइन में लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे हमने ले लिया ओ एक्स रे ले लिया, बराबर, और एक रे ले लिया ओ वाई रे, ओ एक्स रे और ओ वाई रे ले लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ओ वाई रे, और इसका नाम दे दिया ओ एक्स रे, ठीक है ना। हाँ, तो हमने प्रूफ में क्या किया, प्रूफ, प्रूफ देते हैं हम लोग, टेक, हम लोग अपने तरीके से करें, बराबर, ओ एक्स रे एंड ओ वाई रे सच दैट एंगल ओ इज 90 डिग्री, इसमें हमने ले लिया कि एंगल ओ 90 डिग्री है, बराबर। अच्छा, फिर हमने क्या लिया, टेक एनी पॉइंट पी, है ना, टेक एनी पॉइंट पी, टेक एनी पॉइंट पी ऑन ओ एक्स रे, हम ओ एक्स रे पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है ना, इस तरीके से लेते हैं सच दैट ये जो बीसी है ना ओपी के बराबर है, सच दैट बीसी इक्वल टू ओ, ठीक है ना। फिर हम लेंगे टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन ओ वाई रे सच दैट ए बी इज इक्वल टू ओ क्यू, हम इस पूरे लाइन पे ओ वाई रे पे कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू, इस तरीके से लेते हैं ताकि अपना ए बी की वैल्यू ओ क्यू के बराबर आ जाए, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू, ये जो आपका ए बी है, ये किसके बराबर आ जाए, ओ क्यू के बराबर आ जाए, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, ज्वाइन
Q एंड P, तो हम क्या करेंगे, Q और P को अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये रहा Q और ये रहा P। ठीक है, इसमें हमको ये मालूम पड़ गया ये 90 डिग्री, बराबर, ये अपने पास पता है। ठीक है, अच्छा अब हमको ये जान हमको ये गिवन है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको गिवन है। देखिए हमने क्या लिया ना, ये जो रेड मार्क आपको यहाँ पे जो दिख रहा है BC, BC पे जो मैं रेड मार्क बना रहा हूँ, ये किसके इक्वल है, OP पे जो रेड मार्क है। देखो ये जो BC पे जो मैं रेड मार्क बना रहा हूँ ना, किसके बराबर है, OP के रेड मार्क के बराबर है, बराबर। उसी तरीके से ये जो AB पे आपको ब्लैक मार्क दिख रहा है, वो किसके बराबर है, OQ के ब्लैक मार्क के बराबर है, OQ के ब्लैक मार्क के बराबर है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पर AC और PY की हमने कोई चर्चा नहीं की, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे होता है। AB की वैल्यू हमने किसके बराबर रख ली है, AB की बराबर वैल्यू तो हमने OQ के बराबर रख ली, तो AB की जगह क्या डाल देंगे, OQ का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमने किसके बराबर रख ली है, OP के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा OP का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं 90 डिग्री अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो OQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों का स्क्वायर का एडिशन किसके बराबर होगा, QP स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा, QP स्क्वायर। तो इससे मालूम पड़ गया AC स्क्वायर की वैल्यू, जो AC स्क्वायर था आपका, वो किसके बराबर आ गया, OP स्क्वायर के बराबर अपने आप आ गया, यानी AC की वैल्यू क्या हो गई, QP के बराबर। अच्छा ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC की बात करें एंड ट्राइंगल QOP की बात करें, तो हम क्या क्या जानते हैं, AB किसके बराबर है, QOQ के बराबर है, BC किसके बराबर है, रेड मार्क, OP के बराबर है, और जो हमने जस्ट अभी लाया AC किसके बराबर आ गया, QP के बराबर आ गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOP। ये तीनों साइड है, ये तीनों एक एक साइड है, इसलिए बाई ट्रिपल एस, ये दोनों का, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, बाई ट्रिपल एस। एक बार ट्रिपल एस आ गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए एंगल Q के बराबर है, एंगल बी एंगल O के बराबर है, एंगल C हमारा एंगल P के बराबर है। लेकिन हमको ना A लिखना है ना C लिखना है, हमको क्या लिखना है, हमको एंगल बी के बारे में जानकारी लेना है। वो तो हमने ले लिया था ना 90 डिग्री, तो ओ को अगर हमने 90 डिग्री ले लिया है, तो बी भी तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो देयरफॉर एंगल बी इज 90 डिग्री, यही हमको प्रूव करना था। तो टेक्स्ट बुक में किसी और तरीके से दिया है वही चीज, लेकिन थोड़ा उनका लिखने का तरीका वो लोगों ने थोड़ा अलग रखा है। तो आप ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं, आप ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब में हमको दे रखा है 45 में, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12, यानी हमको मीन यहाँ पर दे रखा है 22.12। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमको बोला फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसको मैंने x ले लिया और इसको मैंने y ले लिया। ठीक है, अच्छा लेकिन एक और चीज हम देखने मिल रहा है हमको, ये जो क्रॉस में नंबर होता है ना, वो सेम होना चाहिए तो ही सम स्टार्ट करने का, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्रॉस में नंबर सेम नहीं है। तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे जो नंबर है ना, इसमें एक एक का गैप है, 4 और 5 में कितने का गैप है, एक का गैप है, 9 और 10 में कितने का गैप है, एक का गैप है। तो एक को एक क्या होता है ना, इन दोनों आपस में बांट लेंगे, तो एक का क्या करेंगे हम, हाफ कर देंगे, 1 का आधा करेंगे तो 0.5 आएगा। तो आपको क्या करना है, राइट साइड 0.5 ऐड करना है और लेफ्ट साइड में 0.5 माइनस करना है। तो नया क्लास इंटरवल हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, नया क्लास इंटरवल बनाएंगे। ऐड करना आसान होता है, इसलिए मैं पहले ऐड कर देता हूँ ना, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 4.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, फिर 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5। ठीक है, उसी तरीके से माइनस करने के लिए हम माइनस नहीं करेंगे, हमने इतना मेहनत इसलिए किया ताकि क्रॉस में नंबर सेम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर क्रॉस में उठाकर चिपका देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 39.5 आ जाएगा, यहाँ पर का क्रॉस नंबर यहाँ आ जाएगा 34.5, यहाँ का क्रॉस नंबर यहाँ आ जाएगा 29.5। इसी तरीके से पैटर्न बनता चला जाएगा, 24.5, 19.5, 14.5,
9.5, 4.5, खाली एक बार आपको माइनस करना है, यहाँ पे -0.5 आएगा। वैसे इसका कोई सम से मतलब नहीं है, तो इसका आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। अच्छा, हमको अब मुझे निकालना है एक्स आई। एक्स आई की जो वैल्यू है वो मिड वैल्यू होती है। आप मिड वैल्यू इससे निकाल लो कि इससे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, मिड वैल्यू वही रहने वाली है, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट बना देख के यहाँ से ही मिड वैल्यू निकाल लेता हूँ। 0 और 4 का आधा, यानी बीच में 2 आता है, 5 और 9 में 7 आता है, 24 का 12, 34 का 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर 22, फिर हो जाएगा 27, 32, और नेक्स्ट आ जाएगा अपना 37, और यहाँ आ जाएगा 42। फिर हमको निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई निकालूंगा तो आपको एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, बराबर। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा यहाँ 6 मिलेगा, 8 7 जा 56 मिलेगा, 12 12 जा 144, 17 एक्स जा 17x, ठीक है ना। फिर 35 इंटू 22 आपको करना है, तो ये आ जाएगा 770, 21 इंटू 27 567, ठीक है। 32 इंटू वाई करूंगा तो 32y हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। 37 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 222। उसी तरीके से 42 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब हमारे पास मीन का क्या फॉर्मूला है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इसका मतलब आपको समेशन एफ आई एक्स आई इस डब्बे में ढूंढना रहेगा, और समेशन एफ आई आपको इस डब्बे में देखने मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका समेशन करते हैं और देखते हैं आंसर क्या निकलता है। डब्बे का टोटल अगर हम मारेंगे तो इस पूरे डब्बे का टोटल आ जाएगा 87 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एफ आई एक्स आई का अगर हम टोटल मारेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो टोटल आएगा 1849 प्लस 17x, 17x के बाद प्लस, यहाँ पे थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पे 17x के बाद यहाँ आ जाएगा 32y। ये मेरा समेशन एफ आई एक्स आई का आंसर आया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 125 ऑब्जर्वेशन दिया है। इनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो यानी इसका टोटल समेशन एफ आई का टोटल हमको यहीं दे रखा है, ये समेशन एफ आई है। लेकिन हमारा समेशन एफ आई क्या आया, 87 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 87 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर रहेगा, 125 के बराबर। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 माइनस 87। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई आ जाएगा 38। ये जो हमारा इक्वेशन बना, इसका हम यूज लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे, वापस से हम लोग मीन के फॉर्मूले पे आए, तो मीन का जो फॉर्मूला हमको देखने मिल रहा था वो था एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 22.12, समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है 1849 प्लस 17x प्लस 32y। समीशन एफ आई हम डायरेक्ट समीशन एफ आई नंबर में ही ले लेते हैं 125। थोड़ा नंबर बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट मेथड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक वाले बच्चों को डायरेक्ट मेथड थोड़ा ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ पे नंबर बड़े आ रहे हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एज्यूम मीन मेथड सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अब 125 को हम 22.12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22.12 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूँ तो यह नंबर आ जाएगा 2765 इज इक्वल टू 1849 प्लस 17x प्लस 32y। अब 2765 को अगर मैं 1849 से माइनस करूं तो यहाँ आ जाएगा 916 इज 17x प्लस 32y। यहाँ पर आगे हमको दूसरा इक्वेशन बनने मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। आप, मेरे पास जगह की कमी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ आप ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ गई है 38, और दूसरा इक्वेशन आ गया है 17x प्लस 32y
इज इक्वल टू 916। एलिमिनेट करने के लिए मैं इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा जो पहला x वाला पार्ट है वो सेम हो जाए। 17x प्लस 17y इज 38। सॉरी 38 इंटू 17 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 38 इंटू अगर मैं 17 करूंगा तो ये आ जाएगा 646, और यहाँ आ जाएगा 17x प्लस 32y इज इक्वल टू 916। साइन चेंज करते हैं, हाँ कट हो गया। 17 माइनस 32 यानी -15y। 916 और 646 का माइनस करूं तो ये आ जाएगा -270। यहाँ से यहाँ कट हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 270 को 15 से तो इसका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है ना। अब मेरी y की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इन या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ। y की वैल्यू आ चुकी है 18, ठीक है। तो x हो जाएगा 38 माइनस 80 जो कि आ चुका है 20। तो फाइनल आंसर अपना x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 18 है। यहाँ पे हमारा पेपर नंबर 6 जो कि बेसिक का है पूरा खत्म होता है। आप कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि बीपीटी थियरम आने वाला है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग पेपर का दी एंड करते हैं।